नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इतिहास की आपकी पहली क्लास, सेक्शन आधुनिक भारत का इतिहास। वजह पेपर में वेटेज ज्यादा होने के कारण आधुनिक भारत को शुरू किया गया है। देखिए 2 मिनट का समय लूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये क्लास आपकी हर पेपर में मदद करेगी। इसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है कि लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, स्टेट पीसीएस, ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम इसको नहीं दिया गया है। और ये क्लास आपकी लगभग कमोबेश हर पेपर में आपकी अच्छे से मदद करने वाली है। तो आज हम जिस क्लास की शुरुआत करेंगे वो है आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और चीजों को जोड़ते चलेंगे, मजा आने वाला है आपको। आप समझते चलिए और सुनते चलिए। और फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डाउट पिन कर देना, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक भारत का इतिहास, ये कहानी कहां से शुरू होती है? आधुनिक भारत का इतिहास हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। एक सवाल यह निकल कर आता है कि किसी भी चीज को आप कैसे कह देते हो कि ये चीज पुरानी है, ये चीज नहीं है। ये सब बदलाव की कहानी है। जब राजनीतिक, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल बदलाव आप महसूस करते हो तो आप कह देते हो कि पुराना जमाना नहीं रहा। सीधी सी बात है, नया जमाना आ गया। सीधी सी बात है, आधुनिक जमाना आ गया। बात तो जायज है। तो ये कहानी शुरू होती है 1707 से 1947 तक, 1947 तक। कहीं कहीं पर यह कहानी आपको लिखा मिलेगा 1757 से 1947, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि जब प्लासी का युद्ध लड़ा, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना प्रभुत्व जमाया, पूर्ण अधिकार नहीं, अपने इन्फ्लुएंस से बंगाल को ले लिया। और बंगाल की व्याख्या उन्होंने अपने देश में कुछ इस प्रकार की कि हमें जो है एक ऐसा खजाना मिल गया है कि उसमें जितनी बार भी तुम हाथ डालोगे उसमें से धन ही निकलता है। तो 1707 से 1947 तक का आपका ये इतिहास है। मेरे प्यारे साथियों, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग है 1707 से 1857 तक। वर्ष 1707 से 1857 तक, है ना। और वह टाइम पीरियड जब कंपनी का शासन भारत में रहा। किसका शासन? जब कंपनी का शासन भारत में रहा, ये वो समय है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब कंपनी का शासन ये भारत में रहा है, 1857 की क्रांति के बाद आप सभी जानते हैं कि ये वो समय था कि इस क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन यहां से शुरू होता है। इसके बाद भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। इसके बाद आप जानते हैं कंपनी का शासन समाप्त हो गया। क्या हो जाता है? कंपनी का शासन समाप्त, और यहीं से और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। किसका शासन शुरू हो गया है? ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है वो प्रारंभ हो जाता है। ब्रिटिश क्राउन का शासन यहां से प्रारंभ हो गया। पहले आप थोड़ा सा देख लो इस क्लासिफिकेशन को। ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा समझना जरूरी है। 1857 से वर्ष 1857 से 1947 तक का समय, ये इतिहास का एक वो चरण है जब ब्रिटिश क्राउन का शासन, हालांकि कुछ नहीं है, अंग्रेजों को सिर्फ लूटना आता था,
हर नए पैकेट में बेचे। ये अंग्रेज लोग, इनकी चीज पुरानी ही थी, गोल सिर्फ एक था कि कैसे भी करके भारत को लूटना है। सांप को मारना, मतलब मैं इस शब्द को मैं क्यों बोला, मैं शब्द वापस लेता हूं। मैं ये सिर्फ चेहरा बदलते थे, कैरेक्टर नहीं बदलता था इनका। नियत साफ थी कि भाई किसी भी तरीके से करके भारत को तो गुलाम ही रखना है, किसी भी तरीके से करो आप, आपको भारत को गुलाम ही रखना है। इस टाइम पीरियड को भी हम थोड़ा सा डिवाइड करके चलेंगे। इसी में एक समय आता है 1885 से 1947 का समय। इसको भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। भारत की आजादी का संघर्ष या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष इसे कहते हैं। हां, इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसको भी आप एक फर्दर क्लासिफिकेशन इसमें लगा सकते हो कि 1917 से 1947 तक के समय को कुछ लोग गांधी युग की संज्ञा देते हैं। कौन सा युग? गांधी युग की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान में एक चीज और देखने को मिल रही है कि 1947 से 1991 तक का समय, 1947 से 1991 तक का समय भारत कहते हैं। आजादी के बाद का भारत की संज्ञा दी जाती है। कौन सा? आजादी के बाद का भारत। लेकिन आज की जो हमारी क्लास की शुरुआत है वो 1707 से होगी। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द 1707? सर 1707 के से आप क्यों कहानी की शुरू कर रहे हो? हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब बड़े साम्राज्य का स्वामी था, 1707 में मारा जाता है। और उसी के बाद एक कहानी शुरू हुई कि मुगल साम्राज्य नीचे जाता चला गया, अंग्रेजी प्रभुत्व बढ़ता चला गया। तो लोगों ने यही माना कि 1707 से ही इस कहानी की वास्तव में शुरुआत होती है। आइए हम अपनी इस कहानी की शुरुआत करें। देखिए, अब हेडिंग डाल लीजिए, आधुनिक भारत का इतिहास। यहां से लिखना शुरू करिए। सॉरी, मतलब लिखना तो पीछे से भी है, आपकी जो प्रॉपर क्लासेस की बात है वो यहां से शुरू होगी। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। मार्च 1707 की बात है। मार्च 1707 औरंगजेब की मौत हो जाती है। 90 साल से ज्यादा का यह बादशाह, बड़े लंबे समय तक इसने शासन किया। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु है ना, कहां होती है? दक्कन में होती है। डेथ ऑफ औरंगजेब। डेथ ऑफ औरंगजेब। यह परंपरा मुगलों में थी कि जिंदा रहते तो किसी को बताते नहीं थे कि भाई मेरे बाद तुम गद्दी पे बैठ जाना, और मरने के बाद फिर वही होता था, सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू होता है। इसकी मृत्यु के बाद सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। सत्ता को लेकर संघर्ष प्रारंभ होता है। इट वॉज द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन,
क्या शुरू होता है? वॉर ऑफ सक्सेशन की शुरुआत होती है। सत्ता को लेकर भाई वही बात थी कि अच्छा औरंगजेब का जो बेटा था एक अकबर था द्वितीय, उसे को तो औरंगजेब ने ही मार दिया था। इस समय औरंगजेब के जो बेटे थे वो 3 जिंदा थे, है ना। एक बीमारी से मरा, एक को औरंगजेब ने खुद मार दिया था। संघर्ष वॉर ऑफ सक्सेसर की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? वॉर ऑफ सक्सेसर। उसके 3 जिंदा पुत्रों के बीच में। उसके 3 जिंदा पुत्रों के बीच। इसके 3 जिंदा पुत्रों के बीच वॉर ऑफ सक्सेसर शुरू हुआ। 3 लड़के इसके जिंदा थे। कौन थे वो लड़के? वो थे मुअज्जम, आजम और कामबख्श। जब औरंगजेब मरा तो औरंगजेब के सबसे पास में उस समय आजम था। आजम ने ही अपने बाप को दफनाया भी, और सीधी सी बात थी कि गद्दी पर बैठने की उसकी लालसा ज्यादा, क्योंकि बाप के नजदीक था तो सोचा कि मैं खुद को बादशाह घोषित कर लेता हूं। लेकिन मुअज्जम सबसे बड़ा था। मुअज्जम क्या है? सबसे बड़ा है। इनके बीच में झगड़े की शुरुआत हुई। इन तीनों भाइयों में सत्ता को लेकर जो मुगलों में खूनी संघर्ष की एक परंपरा चली आ रही थी, वो खूनी परंपरा शुरू हुई जो अकबर के समय से शुरू हो गई थी। क्योंकि बाप के बाद गद्दी पे बैठेगा कौन? अभी तो तुम देखोगे ऐसे ऐसे भी मामला आएंगे कि बाप की डेड बॉडी रखी रहेगी, भाई लड़ रहे हैं, आप उसके बेटे लड़ रहे हैं आपस में कि जो जीत जाएगा पिता को वही दफनाएगा। वर्ष 1707 इनके बीच में युद्ध होता है। वर्ष 1707 में जजाऊ का युद्ध हुआ। क्या होता है? बैटल ऑफ जजाऊ। बैटल ऑफ जजाऊ लड़ा गया। ये जो जजाऊ का युद्ध है, ये देखो इस कहानी में ये ऊपर वाले जो 2 हैं ये मेन प्लेयर हैं, है ना। है तीसरा भी, लेकिन तीसरे के मुकाबले ऊपर वाले जो 2 लोग थे, दीज आर द मेन प्लेयर इन दिस वॉर ऑफ सक्सेसर। ये मेन प्लेयर हैं इसमें। तो जो जजाऊ का युद्ध हुआ, जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का जो युद्ध होता है, एक तो वर्ष 1707 में हुआ, तारीख आप याद रखेंगे। यह मुअज्जम वर्सेस आजम के बीच में होता है। मुअज्जम वर्सेस आजम के बीच में हुआ। इस पूरी कहानी में जीत हुई मुअज्जम की। परिणाम देखिए, परिणाम रिजल्ट क्या निकला? मुअज्जम ने आजम को हराया। मुअज्जम डिफीटेड द आजम। मुअज्जम आजम को हराता है। और जो मुगल बादशाह थे वो टाइटल लेके गद्दी पर बैठते थे, और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह 1 के नाम से बहादुर शाह 1 के नाम से क्या बैठा? ये व्यक्ति सत्ता पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये शख्स जो है गद्दी पर बैठता है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि एक पुर्तगाली महिला
का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। कहते हैं कि वो मुअज्जम की प्रेमिका हुआ। तो इस पूरी कहानी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बहादुर शाह प्रथम। सत्ता पर बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? बहादुर शाह प्रथम जो है सत्ता पर बैठा। इस व्यक्ति के गद्दी पर बैठते ही दो बातें शुरू हुई। पहली बात, इस व्यक्ति के गद्दी पर बैठते ही कहानी नंबर 1 और कहानी नंबर 2, दो बातें शुरू हुई। पहला, भारत में उन मुगल बादशाहों की शुरुआत हुई जो कचरा थे। इससे पहले वाले लोग ठीक है, वो जब इतना बड़ा शासन सत्ता होती, दिक्कत सबके होती है, लेकिन ये अपने पूर्वजों के, अपने एंसेस्टर्स के बिल्कुल आसपास भी नहीं थे। यहीं से उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों का प्रारंभ हो जाता है। एक कहानी शुरू हुई जिन्हें उत्तरवर्ती मुगल सम्राट यहां से प्रारंभ हो जाते हैं। यहां से शुरू हो जाते हैं द लेटर मुगल एम्परर। साथ में जैसा कि मैंने बताया था कि मुगल साम्राज्य भी नीचे जाना शुरू हो जाता है और मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। द डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर। डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य का क्या शुरू हो गया? यहां से पतन की शुरुआत हो जाती है। इट वॉज द स्टार्ट। अच्छा, तो कुल मिलाकर बात यह निकल कर आई कि यहां से दो टॉपिक बने। एक तो हम उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों को पढ़े, उन्हीं को पढ़ते पढ़ते आप देखोगे कि कैसे कंपनी एंटर कर जाएगी। ये मेरा काम है, मैं करा के ले जाऊंगा, है ना, उसमें नहीं घबराना। आज भी मुझे याद है, हमारे एक मित्र हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में पीसीएस हैं। तो वो ये कहते थे कि सुशांत, एक बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे तेरी, कि तू इस टॉपिक को पढ़ाते हुए, तू इस टॉपिक को जब पढ़ाता है, ये टॉपिक अपने आप में कठिन है, लेकिन ढेर सारी जानकारी इसमें छुपी हुई है, ढेर सारी जानकारी। हम इस टॉपिक के बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिरकार मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। पहले आज हम इस चीज का पूरा विश्लेषण करेंगे, ठीक है। जब तक भी जितने समय में कर पाए कोशिश करेंगे। हेडिंग डालिए मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। ऑब्वियस बात है, मुझे जानता हूं मैं कि आप सभी इस बात को जानना चाहते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। देखिए, कोई भी कारण रहे हो, हम उन सभी कारणों को, कोई भी व्यक्ति का कोई काम करता है और आप कहते हो कि इसका क्या कारण था, तो किसी भी चीज के जब भी कभी कारण होते हैं तो कारणों को हम 3 भागों में बांट कर चलते हैं। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों में उस चीज को हम बांट कर चलते हैं दोस्तों। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि क्या कारण है। आर्थिक कारणों, सामाजिक कारण, देखिए इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है।
पहले सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, दूसरे आर्थिक कारण, दूसरे आर्थिक कारण, तीसरा राजनीतिक कारण, भाई कोई भी घटना होती है वो इन्हीं तीन के दायरे में होती है। द सोशल कॉज, द इकोनॉमिकल कॉज, द पॉलिटिकल कॉज, भाई इन्हीं सब के दायरे में घटना होती। कोई भी बात आप ले लो, अपने जीवन से भी कुछ सीख लो, तो इन्हीं सब के दायरे में सारी बातें होती हैं, है ना। इन्हीं सब के दायरे में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, तीन तीन ही कारण होते हैं। कोई भी आप घटना लो, हर घटना के पीछे आपको जनरली यही कारण मिलेंगे। आइए मुगल साम्राज्य के पतन के मुगल साम्राज्य के पतन के हम देखते हैं कि क्या हमारे देखिए सामाजिक कारण, कौन से कारण? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या थे? क्यों आखिरकार मुगलों की जो है सिंपैथी बिल्कुल किसी भी तरीके से खत्म हो गई? मुगलों के साथ क्यों जो है जनभावना बाद में दिक्कत हो गई? इनमें सबसे पहला कारण है औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति, द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब ने, देखिए जब साम्राज्य बड़ा होता है तो ये तो बात सच है कि चीजें टूटती हैं, लेकिन औरंगजेब ने तो ऐसे मान लीजिए कि आग में घी का काम कर दिया। इसका काम किया, आग में घी का काम इसने किया। जैसे औरंगजेब जो था, औरंगजेब यह भारत को दारुल हर्ब से दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता है। दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता, अर्थात काफिरों के देश से मुसलमानों का देश बनाना चाहता। और इस क्रम में उसने बहुत सारे काम किए। इस उद्देश्य से उसने जैसे जजिया कर लगाना, भाई अकबर ने रुकवाया था जजिया, इसने दोबारा लगवा दी। जैसे जजिया कर की दोबारा वसूली, इसने शुरू करवा दी।
उस टॉपिक पे तो बहुत मतलब विस्तार से चर्चा यहां नहीं करेंगे, लेकिन बात तो सच है कि हिंदू मंदिरों को तुड़वाना, हिंदू मंदिरों को तुड़वा देना, हिंदू मंदिरों को तुड़वाना, और इसकी जो धार्मिक नीतियां हैं, इसकी धार्मिक नीतियों से जो लोकल के राजा थे वो सब नाराज थे। इस कारण इस कारण स्थानीय ताकतें और बगावतें शुरू हुई। देखो, उस समय चाहे तुम जाट बगावत लीजिए, सिखों का एकजुट होना लीजिए, जाटों का एकजुट होना लीजिए, मराठों का एकजुट होना लीजिए, आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी कि बात तो ठीक है, चीजें तो पॉलिटिकल थी, लेकिन इन सब पॉलिटिकल चीजों के बीच में जब बात निकल कर आती थी तो वो ये जरूर कहते थे कि भी देखो, औरंगजेब बेकार आदमी है, हमारे धर्म को नष्ट करना चाहता है? जैसे सिखों ने धर्म के आधार पर हम आपको एकजुट किया भैया, उधर जाट भी धर्म के आधार पर एकजुट होना हो रहे थे, वो हिंदू स्वराज की कल्पना कर रहे थे मराठे। भाई वजह चाहे जो भी हो, वजह वही जो तुम सोच रहे हो, राजा तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन आधार उन्होंने क्या लिया, एक ऐसा बेस उन्होंने बनाया कि उस बेस को कोई काट नहीं सकता था, और जनता ज्यादा जुड़ती थी उससे, ताकतों का उद्भव होता है और बगावतें शुरू हुई, और बगावतें प्रारंभ हुई, और बगावतें प्रारंभ होती हैं, रिवोल्ट्स। जैसे जैसे मैंने बताया कि आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा कि इन सब जो चीजों का जो आधार था, ये सब जो बगावतें हो रही थी, इन बगावतों के कोर में धर्म था। जैसे जैसे मराठे सिख, जैसे मराठे, जैसे सिख, राजपूत, जाट इत्यादि। तो धार्मिक कारण जो था, एक बहुत बड़ी चीज निकल कर आई। औरंगजेब ने जो साम्राज्य टूट रहा था, उस साम्राज्य को तोड़ने में एक आग में घी का उसने काम कर दिया। अब यही एक अंतर है, शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो एक बात है कि एक होता है कि पेट पे लात मार देना, एक होता है पीठ पे लात मार देना। पेट होता है कि किसी की इज्जत पे हमला करना, पेट होता है कि उसकी रोजी रोटी पे हमला कर देना। अगर हम सनातन संस्कृति को देखें तो हमारे यहां, अगर आपने कभी देखा हो कि मान लीजिए किसी से कह दिया जाए कि माता जी आप ठीक हो जाएंगी, आप अंडे खा लीजिए, तो कहेंगे भैया मर जाऊंगी, मरना मंजूर है, मैं अंडे वंडे नहीं खाऊंगी। मतलब क्या है, मतलब हम लोगों का ये था पहले से, हम लोगों से सनातन संस्कृति के इर्द गिर्द, इस संस्कृति के इर्द गिर्द जो संस्कृतियां पनपी कि भाई हमारे, हम भूखे पेट सो सकते हैं, इज्जत पे हमला बर्दाश्त नहीं। हम भूखे पेट सो सकते हैं, लेकिन हमें इज्जत पे किसी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं है। ये बात चल रही थी, तो यही सब इसने यही काम किया तो बाकी लोगों ने बहुत कुछ, लेकिन औरंगजेब ने जो है क्या कर दिया, औरंगजेब ने इसमें आग में घी झोंकने का काम जो है इसमें कर दिया था। चीजें तो बहुत दिन पहले चल रही थी, लेकिन औरंगजेब ने कुछ ज्यादा कर दिया तो बहुत ज्यादा चीजें समझ में आई। अब देखिए आर्थिक कारण क्या था, आर्थिक कारण भी था। मुगल साम्राज्य आर्थिक कारणों से जूझ रहा था। द इकोनॉमिकल कॉजेज क्या थे, आर्थिक कारण। देखिए साम्राज्य आर्थिक बदहाली से जूझ रहा था, पैसा नहीं पास, मेला लगे उदास। आर्थिक बदहाली से
आर्थिक बदहाली से जूझ रहा था। लेकिन सवाल यह है कि सर, जिन मुगलों के पास, यह कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/3 तो इन्हीं के पास था, इतना बड़ा साम्राज्य आखिरकार बदहाल कैसे हो गया? भाई बात ये भी जायज है, और यह बात समझने की है कि इतने बड़े साम्राज्य में बदहाली आई तो आई कैसे। इसके लिए भी बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे। देखिए इसके कारण क्या थे। इसके कारण क्या है मेरे भैया जी? इसके कारण थे, पहला, एक तो यह बात सच है कि मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था, साम्राज्य का रखरखाव का खर्चा ज्यादा था। साम्राज्य का रखरखाव, साम्राज्य का रखरखाव का खर्चा ज्यादा होता था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शाहजहां, अच्छा एक मतलब, हालांकि इसको, ये कोई उस समय का चला हुआ शेर नहीं है, ये हम जब कभी बैठते हैं आपस में तो एक शेर सुनने में आता है कि ताजमहल को देख शाहजहां का पोता बोला, हमारा भी बैंक बैलेंस होता अगर दादा दीवाना ना होता। मतलब ये कटाक्ष के तौर पर लिया जाता। कटाक्ष ये है कि शाहजहां का स्थापत्य कला, शाहजहां का इमारत निर्माण, शाहजहां का इमारत निर्माण भी एक बहुत बड़ी वजह इसकी मानी जाती है। दूसरा, मराठों के अगेंस्ट जो सैन्य अभियान हो रहे थे, मराठों के अगेंस्ट जो सैन्य अभियान चल रहे थे, मराठों के अगेंस्ट जो सैन्य अभियान चल रहे थे, उनमें खर्चा बहुत ज्यादा है। इनमें क्या हो रहा था? इसमें खर्चा हो रहा था ज्यादा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आउटपुट कम था। इसमें आउटपुट बहुत कम मिल रहा था, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था। मराठों की गुरिल्ला नीति के आगे मुगल सरेंडर कर गए थे। कितनी भी रणनीति बना लेते मुगल, लेकिन मराठों के सामने वो जनरली इतनी कामयाब नहीं हो पा रहे थे, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था। एक कहानी आती है कि जैसे नेपोलियन को स्पेन का और औरंगजेब को दक्कन का जो नासूर है वो लेकर डूब गया। नेपोलियन को स्पेन का और औरंगजेब को दक्कन का नासूर लेकर डूब गया। दक्कन मतलब मराठे, दक्कन मतलब मराठे। और मराठों ने जिस तरीके से मुगलों के लिए मुसीबतें पैदा की, आप अच्छी तरीके से कुछ चीजें समझते भी जानते भी हैं। और क्या वजह थी? दूसरी वजह थी स्थानीय ताकतों का उदय हो रहा था। स्थानीय ताकतों का उदय होना, स्थानीय ताकतों का उदय, स्थानीय ताकतों का उदय होना, द राइज ऑफ रीजनल पावर्स। अच्छा, स्थानीय ताकतों के उदय से क्या दिक्कत हुई? देखिए जरा समझिए। अगर हम एक संपूर्ण भारत को देखें, अगर हम संपूर्ण भारत को देखें एक बार, ये संपूर्ण भारत का स्ट्रक्चर है। और अगर हम दादाजी इस संपूर्ण भारत को देखें तो हमें एक चीज समझ में आती है। पहले पूरे भारत से राजस्व आता था। मुगलों को जो राजस्व की प्राप्ति होती थी पहले पूरे भारत से होती थी, लेकिन स्थानीय ताकत जैसे जो निकल कर आई, जैसे मथुरा के पास
मथुरा दिल्ली के पास जाट, यहां राजपूताना, इधर मराठे, बाद में इधर बंगाल का उदय हुआ, बीच में अवध, और इधर हैदराबाद। ठीक है, देखिए साहब, मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था, मथुरा के आसपास जाट रियासत जो थी उसका अपना बोलबाला था। भाई अब जहां के हम राजा बन गए, वहां से राजस्व हम आपको क्यों देंगे, जरा सोचो, है ना। वहां से हम आपको क्यों जो है राजस्व देंगे। पहले पूरे भारत से आता था, एक तो ये हिस्सा भी कट गया, बंगाल स्वतंत्र हो गया, हैदराबाद स्वतंत्र हो गया, मराठे स्वतंत्र हो गए, राजपूताना, अवध। क्या मतलब निकल कर आया, इतने बड़े पहले इतने बड़े क्षेत्र से राजस्व आता था, अब इन क्षेत्रों से राजस्व नहीं आता है। तो सीधी सी बात थी कि अब दो बातें थी, जो स्थानीय ताकतों का उदय हुआ, यहां से दो समस्याएं पैदा हुई। जो स्थानीय ताकतें हैं, स्थानीय ताकतों के उदय से दो बातें समझ में आती हैं। अगर हम रीजनल पावर के राइज की बात करें, पहला तो वो जो हम समझ में आ रहे हैं कि भाई राजस्व में कमी आई, राजस्व में कमी आ जाती है, रेवेन्यू डेफिसिट का सामना करना पड़ा। एक और है कहानी, जरा सोचो, ये जितने भी लोग हैं, क्या मुगल इनको पसंद करेंगे? भैया इनसे झगड़े और शुरू हो गए, इनसे झगड़े में धन और खर्च हो रहा, इनसे विवाद के कारण धन भी खर्च हो रहा था। मतलब आमदनी घटी, खर्चे और बढ़े, या यूं कह सकते हैं कि खर्चे उतने ही। ये तो दुनिया जानती है, आप सब समझते हो गुरुजी अगर ऐसे होगा तो कैसे काम चलेगा। भैया जी आमदनी तो घट रही है ना, और खर्चे या तो बढ़ गए हैं या उतने के उतने ही हैं, नुकसान में ही जाओगे। यहां से जो मुगल साम्राज्य है उसकी कमर टूटनी शुरू हो गई, धन भी बहुत खर्च हो रहा था, बहुत खर्च हो रहा था। भाई इतनी बड़ी सेना को मेंटेन करना आसान नहीं था। तो एक समझ गए आप इस बात को कि ऐसे कैसे हुआ। वापस आइए उसी पर। दूसरा कारण था, बहुत बड़ी सेना का रखरखाव करना पड़ रहा था, एक बड़ी फौज का रखरखाव करना पड़ रहा था। एक बड़ी फौज का रखरखाव करना पड़ रहा था। और देखो सुनो, उस समय की फौज को मतलब केवल पैसे से है। अगर मुगल साम्राज्य तनख्वाह देने में चूक गया तो ये तलवार वापस आगरा दिल्ली की तरफ भी घूम सकती हैं, और ऐसे तमाम एक्शन। जब दक्कन गई फौजों ने बगावतें की, और बगावत करके वहां के स्थानीय राजाओं के साथ ही फौज हो गई, खुद मुगलों के खिलाफ, खुद मुगलों के खिलाफ फौज हो गई।
ऐसे क्या है, तमाम एग्जाम्पल है ऐसे। ठीक है, ऐसे कितने एग्जाम्पल निकल कर आते हैं। तो ये है आर्थिक कारण। अब आते हैं राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण देखिए, राजनैतिक कारण राजनैतिक कारण, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। द पॉलिटिकल कॉज, द पॉलिटिकल कॉज, पूत सपूत तो क्यों धन सींचा जाए और पूत कपूत तो क्यों धन सींचा जाए। कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी, वीक सक्सेसर। बहादुर शाह प्रथम सहाय बेखबर, उसका लड़का जहादार शाह लंपट मूर्ख, उसके भाई का बेटा फर्रुख सियर घृणित कायर, अगला बैठा मोहम्मद शाह रंगीला। भैया तुम्हारे काम ऐसे हैं, तुम्हारी गद्दी कैसे बचेगी। तुम्हारे अगर काम ऐसे हैं तो तुम्हारी गद्दी बचे तो बचे कैसे। हमें तो कोई लक्षण गद्दी बचने का दिखाई नहीं दे रहा भैया, कोई लक्षण नहीं दिख रहा गद्दी बचने का। तुम सोचो तुम्हारी गद्दी बच जाएगी, नहीं बचने की तुम्हारी गद्दी अनुसार। कमजोर उत्तराधिकारी, इस पॉइंट को यहां भी लिख दो। स्थानीय ताकतें, दरबार की गुटबंदियां, दरबार की गुटबंदी, दरबार की गुटबंदी, द ग्रुपिज्म इन कोर्ट, ग्रुपिज्म इन कोर्ट, दरबार की गुटबंदियां, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, जैसे 1739 में हुआ नादिर शाह का हमला, 70 करोड़ की लूट हुई। जैसे नादिर शाह का आक्रमण, इसका आक्रमण भैया, नादिर शाह का आक्रमण। 1739 करनाल का युद्ध, सत्तर करोड़ की लूट हुई। अब्दाली का आक्रमण, अब्दाली का आक्रमण तो चलो मराठों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया उसने, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब लूट यहीं से रहा था, भारत से। तो और फिर कंपनी का बढ़ता प्रभाव, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये वो कारण थे जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू। हम अब शुरू करेंगे एक एक मुगल एम्परर। अब सवाल निकलता, गुरुजी कंपनी कहां है। मैं अपने आप बता दूंगा जब कंपनी चुपके से एंट्री करेगी। ठीक है, स्पेशल कंपनी पढ़ के फिर मुगल सम्राटों पाओगे, पजल हो जाओगे। मुगल सम्राटों को पढ़ते रहो, चुपके से कंपनी एंट्री मारते। ये रही आपकी क्लास 01। मिलते हैं आपसे क्लास नंबर 2 में उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों की कहानी के साथ। नमस्ते।